हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हो आप? जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि रीट भर्ती परीक्षा 2 सितंबर को करवाई जाएगी। इसको लेकर आप सभी के मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि ये रीट परीक्षा 2 सितंबर को होगी या नहीं होगी, इतनी जल्दी होना संभावित नहीं है, किस प्रकार से करा पाएंगे, अभी कोई इसका सिलेबस फिक्स नहीं किया है, फॉर्म वगैरह भी नहीं भरवाए गए हैं। ये सभी बातें लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। बहुत सारे फोन मेरे पास भी आ रहे थे कि ये सर भर्ती होगी या नहीं होगी। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात और खुशखबरी ये है कि रीट भर्ती परीक्षा आ रही है। कई जो 2-3 साल से इंतजार में थे, 2 साल से लगभग, कि रीट भर्ती परीक्षा आ रही है, रीट भर्ती परीक्षा आ रही है, तो ये इंतजार तो कम से कम खत्म होने वाला है कि रीट भर्ती परीक्षा आ रही है। और लगभग इसमें 31,000 से अधिक ही लगभग पद होंगे और मित्रों अगले साल तक लगभग इसमें ज्वाइनिंग भी दिया जाएगा। वैसा आप पिछले देख लीजिए, शिक्षा मंत्री जी कितने अड़िग रहे थे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में बहुत सारे यूट्यूब चैनल या इनके माध्यम से आपको कहा जा रहा था कि अब नहीं होने वाली, अब 2 लड़कियां टंकी पे चढ़ गई हैं, अब किसी भी हालात में नहीं होने वाली है फर्स्ट ग्रेड भर्ती। और फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती परीक्षा थी एकदम ऐसे उलझ गई थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था सभी प्रतियोगियों को कि ये भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है, जरूर से जरूर रद्द होने वाली है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा नियत समय पर शिक्षा मंत्री जी ने करवाई थी। जो भी है, तो इन्होंने कहा है 2 सितंबर, तो आप 2 सितंबर मान के ही अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि हमें ये तो इस बात की तो खुशी हुई कि कम से कम भर्ती परीक्षा जो है निकाल रही है सरकार। और लगभग आप जो सपना बना के बैठे थे एक शिक्षक भर्ती का, अपने आप को शिक्षक के लिए एक सपना साकार करने का एक समय आया आपके पास, बहुत अच्छी बात है। 3 महीने लगभग समय आपके पास में मिलेगा। और वैसे भी शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी कहा था एक बार कॉन्फ्रेंस में कि जो है विज्ञप्ति निकालने के बाद में लगभग 3 महीने का समय जो है दिया जाएगा। तो वैसे देखा जाएगा तो हालांकि जो भी है, लेकिन होने वाली परीक्षा होगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपनी परीक्षा को बिल्कुल 2 सितंबर मानते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। अपने जिस प्रकार से संसाधन आपके पास में है, उन संसाधनों से ही आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार बनाएं और क्रमबद्ध रूप से अपने प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है तैयार करते रहें, क्योंकि भर्ती परीक्षा 2 सितंबर को शायद हो सकती है, ये पूरा चांस है। तो आप कंटिन्यू रहें, लगातार अपने आप को तैयार रखें और तैयारी में जुट जाएं। मित्रों, मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूंगा कि जो रीट भर्ती परीक्षा है L1 और L2 दोनों के लिए जो पिछले पेपर्स हैं 3 या 4 जो आरटेट और रीट भर्तियां हुई हैं, इन सभी में भूगोल विषय के कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का विश्लेषण मैं अगली ही वीडियो में लेके आने वाला हूं कि कैसे प्रश्न भूगोल विषय में पूछे गए हैं और किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। भूगोल के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है भूगोल विषय के प्रश्नों का हल करना। पूरे के पूरे प्रश्न आप भूगोल विषय के हल कर सकते हो। और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से भूगोल विषय के प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। पूरा का पूरा जो प्रश्न होंगे वो मानचित्र के आधार पर हल कर सकते हो आप, चाहे कोई भी प्रश्न भूगोल का हो। मैं आपको बताऊंगा कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न किस प्रकार से वो हल किए जा सकते हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी आप आने वाले प्रश्नों को इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। भूगोल विषय के प्रश्नों की विशेषता मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से भी मेरे साथ जो है आपके जो विगत परीक्षाओं में आए हैं प्रश्न, उनके विश्लेषण के बारे में आपको अवगत कराएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो कुछ ही दिनों में एक वीडियो जो
भूगोल विषय के प्रश्न L2 और L1 दोनों में किस प्रकृति और प्रवृत्ति के पूछे गए हैं, इन सभी का विश्लेषण मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। चलिए हम आज की क्लास में बात कर लेते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी मित्रों, हमने एक क्लास भूगोल सुपर सीरीज मैंने चलाया था और भूगोल सुपर सीरीज के अंतर्गत पहला टेस्ट हमारा हो चुका था पहले, और आज हमारा जो होगा भूगोल सुपर सीरीज का टेस्ट पेपर नंबर 2 होगा। यानी ऐसे प्रश्न जो हम विभिन्न वीडियोज में देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, उनमें से कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर संग्रह किया है और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आज की क्लास भूगोल सुपर सीरीज पार्ट 2 यानी टेस्ट पेपर 2। तो देखिए मित्रों, आप लगातार बने रहे यहाँ पर, देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न यहाँ से देखो बहुत आज वर्तमान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इसी प्रकार के प्रश्न मित्रों पूछे जाएंगे आपसे कि निम्न में से कौन सा असत्य है, निम्न में से कौन सा असत्य है, मिलान करने वाले इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आजकल। तो देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारा होगा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। असत्य पूछा गया है मित्रों, यहाँ पर पूछा क्या गया है, असत्य पूछा गया है। आप इस प्रकार से जो पेपर में गोला जरूर लगा लिया करें कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या हमें उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद में मित्रों नंबर बी ऑप्शन हमारा है किसी भी स्थान की ग्रीनिच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में सी ऑप्शन हमारा होगा देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है, और मित्रों विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो हम देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारी पृथ्वी पर इन रेखाओं के संदर्भ में, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, और इस पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं के संदर्भ में पहला ऑप्शन है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 क्या होती है, देखना चाहेंगे हम। ये ग्रीनिच रेखा है और इस पश्चिमी गोलार्ध में 180 और पूर्वी गोलार्ध में 180, कुल मिलाकर इन रेखाओं की संख्या कितनी होती है पृथ्वी पर, 360 होती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे सामने क्या आ जाएगा, असत्य होगा। तो हमारा उत्तर तो क्या आ गया मित्रों, पहला ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, 180 नहीं होती है। लेकिन बी ऑप्शन पे अगर हम चले, किसी भी स्थान की ग्रीनिच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ये जो ग्रीनिच रेखा है, यहाँ से ये जो कोणीय दूरी बन रही है मित्रों, और ये जो कोणीय दूरी इस प्रकार से बन रही है ये रेखा, ये क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं। तो ये भी क्या होगा हमारा, सही होगा। सी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। बिल्कुल, ये जो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये मित्रों कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से जो देशांतर रेखाएं होती हैं, सबसे ज्यादा जो दूरी होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है, और उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर, तो इनकी दूरी न्यूनतम यानी कम होती जाती है, और सबसे न्यूनतम जो दूरी होती है वो कहां पर होती है, ध्रुवों पर वो 0 होती है। क्या होती है, 0। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। मित्रों देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है, और ये सर्वाधिक जो होती है वो कहां पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। इसके बाद में ध्रुवों की ओर जाने पर ये घटती हुई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा पहला जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। चलिए मित्रों, इसी प्रकार से और हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा निम्न में से है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा जो है कौन सी रेखा को कहा जाता है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए मित्रों, हम देखना चाहेंगे कि हमारे ये जो रेखाएं हैं कौन सी रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा के नाम से जाना जाता है। देख लीजिएगा, हम यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी रेखा को जो कहा जाता है। देख लेते हैं मित्रों,
और इस पृथ्वी पर हम बात करना चाहेंगे तो दो भागों में बांटने वाली रेखा तो कौन सी है, भूमध्य रेखा है, यानी भू यानी पृथ्वी और मध्य यानी बीच में, यानी पृथ्वी के मध्य में जो जाती है ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जो एक रेखा आती है मित्रों, और ये रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर है अंतिम रेखा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा ये इस प्रकार से। तो देख लीजिएगा मित्रों, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये कहलाती है मकर रेखा। कर्क रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है कर्क रेखा को, जबकि मकर रेखा को मित्रों कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो है कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं और मित्रों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रतीय रेखा कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो देख लीजिएगा मित्रों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश और 23.5। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने एक कर्क रेखा पर स्पेशल वीडियो उपलब्ध करवाया आपको पिछली क्लास में, वहां जाकर कर्क रेखा के बारे में पूरा विश्लेषण राजस्थान और भारत के संदर्भ में देख सकते हैं, क्योंकि कर्क रेखा से लगभग एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, लगभग पूछा जाता है एक प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है नंबर 3। हम प्रश्न की बात करना चाहेंगे तो तीसरा प्रश्न हमारा होगा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यानी भारत और श्रीलंका की जो स्थिति है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है जो स्थित है। तो हम देखना चाहेंगे मित्रों यहाँ पर कि भारत और श्रीलंका जो है इनके बीच में द्वीप की स्थिति क्या है। देख लीजिएगा, इस प्रकार से ये हमारा दक्षिणी भारत हम मान लेते हैं, देख लेते हैं ये जो हमारा दक्षिण भारत है इस प्रकार से मित्रों, ठीक है। और इस दक्षिणी भारत में यहाँ पर आता है ये श्रीलंका, ये क्या है मित्रों, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर है आदमपुल, आदम ब्रिज या आदम पुल, आदम ब्रिज कह दीजिए, आदमपुल कह दीजिए, ठीक है। इसके उत्तर में है मित्रों ये पाक खाड़ी, और मित्रों इसके दक्षिण में यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मन्नार की खाड़ी दक्षिण में और उत्तर में है तो पाक खाड़ी है। हम बात करना चाहें ये जो आदम ब्रिज है, इसी पर मित्रों रामेश्वर जो द्वीप है ये बना हुआ है, रामेश्वरम द्वीप यहाँ पर बना हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वीप है तो कौन सा है मित्रों, रामेश्वर। हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा नंबर 1 न्यू मुर्रे द्वीप, लक्षद्वीप, रामेश्वर द्वीप, एलिफेंटा। इस प्रकार से ये ऑप्शन है। देखना चाहेंगे मित्रों न्यू मुर्रे, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में इस न्यू मुर्रे द्वीप पर विवाद भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा लक्षद्वीप है, तो यहाँ पर ये अरब सागर में है लक्षद्वीप, अरब सागर की स्थिति है, अरब सागर के अंतर्गत आता है। और रामेश्वर जो द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच में। तो हमारा उत्तर जो सही होगा मित्रों, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वर जो द्वीप है ये दोनों देशों के बीच में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अभी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था, फर्स्ट पेपर में 9 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को, मालदीव मिनिकॉय को, मिनिकॉय लक्षद्वीप को, सुमात्रा व निकोबार को। देखना चाहेंगे मित्रों कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मेरे साथ आप देखिए एक बार कि कौन कौन से चैनल हैं जो किस किस को किस प्रकार से अलग करते हैं। मित्रों सीधा सा एक ट्रिक याद रख लेना आप, ट्रिक बहुत ही शानदार है, वो काम आने वाली है आपको। याद रख लेना ट्रिक, सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पर, अंडमान निकोबार पर, सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पर। ये सीधा सा आप याद रखें ट्रिक। देख लीजिएगा, सु से बन जाएगा मित्रों सुमात्रा
सुमात्रा द्वीप, और सुमात्रा जो द्वीप है ये है इंडोनेशिया। कहां पर है ये? इंडोनेशिया में है मित्रों। इसके बाद में नी से बन जाएगा निकोबार। क्या बन जाएगा? निकोबार। मामी से अगर हम मित्रों लेना चाहेंगे तो मा से तो बन जाएगा मालदीव, और मित्रों मी से बन जाता है मिनी काय। क्या बन जाएगा? मिनी काय। ठीक है। इसके बाद में अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो मी से बन जाता है मिनी काय, मिनी काय, और मित्रों ले से बन जाता है लक्षद्वीप। क्या बन जाएगा? लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले सुमात्रा और जो निकोबार है इनको जो जोड़ने वाला है वो है ग्रेट चैनल। क्या है मित्रों? ग्रेट चैनल है जो इनको जोड़ने वाला है। हम देखना चाहें कि मालदीव और मिनिकॉय इनको जो जोड़ने वाला है 8 डिग्री चैनल। कौन सा है मित्रों? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जोड़ने वाला है 9 डिग्री चैनल है सीधे आंसर। और अंडमान और निकोबार को जोड़ने वाला है 10 डिग्री चैनल। कौन सा होगा? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। ठीक है, अलग करता है, बात करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो मित्रों आप देख लीजिए 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखना चाहेंगे अंडमान निकोबार को अलग करने वाला है तो 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय देख लीजिए आप, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल है। और मित्रों हम बात करेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप तो कितना डिग्री है ये है 9 डिग्री चैनल है। और मित्रों हम बात करेंगे सुमात्रा और निकोबार तो ग्रेट जो चैनल है ये इसको अलग करता है। इस प्रकार से आप सीधा सा इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पर, सु से सुमात्रा, ने से निकोबार, ग्रेट चैनल। सीधा सा एक ट्रिक के साथ में आप ये जरूर याद रखते हैं ग्रेड 8, 9, 10, ग्रेड 8, 9, 10 ये सीधा सा चारों के चारों इनको पार्ट जो है जोड़ने वाले या बांटने वाले क्षेत्र हैं। तो इसी प्रकार से और हम बात करना चाहेंगे। देखिए मित्रों इसी प्रकार और प्रश्नों की हम बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आईएएस, आरएएस में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से हम हल कर सकते हैं मित्रों। तो हम देखना चाहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा होगा अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस 2006 के एग्जाम में पूछा गया था। आईएएस देख के घबराए नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए मैंने कहा मानचित्र के आधार पर सभी ज्योग्राफी के प्रश्न बहुत सरल तरीके से हल आप कर सकते हैं, जैसा कि हम करने वाले हैं। देख लीजिएगा सबसे पहला ऑप्शन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो असम राज्य है हमारा भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। नंबर 1 पहला ऑप्शन। नंबर 2 पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। नंबर 3 है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। और नंबर 4 है सिक्किम नेपाल और भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? क्या देखना है मित्रों? ये जो 4 कथन है इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। एबीसीडी में से कौन सा सही होगा देख लीजिएगा। ए ऑप्शन में 1, 2, 3, बी ऑप्शन में केवल 1 और 2, और सी ऑप्शन में 2, 3, 4 और डी ऑप्शन में मित्रों उपयुक्त सभी। मित्रों हम देखना चाहेंगे ये उत्तरी पूर्वी जो राज्य है हमारे भारत के, उन उत्तरी पूर्वी राज्यों के भारत के जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है इनमें से ही प्रश्न ये बना हुआ है। तो हम देखना चाहेंगे ये जो हमारा इस प्रकार से भारत है मित्रों, ये जो सिक्किम राज्य है इस प्रकार से, और ये हमारा इस प्रकार से भूटान है, और ये अरुणाचल प्रदेश है इस प्रकार से, और ये राज्य है मित्रों इस प्रकार से। ये हमारा उत्तरी पूर्वी जो भारत है, इस उत्तरी पूर्वी भारत की हम मित्रों यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार से हमारा उत्तरी पूर्वी भारत के 8 राज्य, 7 + 1 सिक्किम, ये राज्य है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर मित्रों सबसे पहले मैं इन राज्यों की स्थिति देखते हैं हम कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। तो ये जो राज्य है मित्रों, ये तो है सिक्किम। कौन सा राज्य है मित्रों? सिक्किम और राज्य है। हम इनमें जो दिए हुए हैं इन 4 राज्यों को हम देखना चाहेंगे। इसके बाद में देखो पश्चिमी बंगाल मित्रों, यहाँ से इस प्रकार से ये जो राज्य है यहाँ से इस प्रकार से फैला हुआ है और इस प्रकार से और न्यू फैला हुआ है ये, और ये जो इस प्रकार से फैला हुआ है ये है हमारा पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य है ये? पश्चिम बंगाल है। इसके बाद में अगला राज्य मित्रों मिजोरम। मित्रों ये जो राज्य है ये राज्य है मिजोरम। ये कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य है। और मित्रों अगला राज्य है सिक्किम, ये ले लिया हमने। असम राज्य मित्रों, ये जो असम राज्य है ये इस प्रकार से यहाँ से फैला हुआ है, ये इस प्रकार से फैला हुआ है मित्रों। ये असम राज्य त्रिभुजाकार आकृति का जो राज्य है, इस प्रकार से ये मेघालय के पास में, और इस प्रकार से ये जो राज्य है मित्रों, ये कौन सा राज्य है? ये है असम। प्रमुख शहर है इसका गुवाहाटी। असम जो राज्य है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो असम राज्य का शोक अगर कहलाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। चलिए ये असम राज्य है। इन 4 राज्यों के बारे में हम देखना चाहेंगे मित्रों। यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी देश है यहाँ पर तो है नेपाल। ये कौन सा पड़ोसी देश है मित्रों? नेपाल है। इस प्रकार से ये सीमा इस प्रकार जाती है, ये नेपाल है। और ये पड़ोसी देश है मित्रों भूटान है। और मित्रों ये पड़ोसी देश है बांग्लादेश है। और मित्रों यहाँ पर पड़ोसी देश है ये है म्यांमार। कौन सा है मित्रों? म्यांमार। और इनसे ही संबंधित ये प्रश्न बना हुआ है। बहुत सरल प्रश्न है, देख लीजिएगा। यहाँ से हम देखना चाहेंगे। सबसे पहला है नंबर 1, असम भूटान व बांग्लादेश की सीमा बनाता है। तो असम जो राज्य है ये मित्रों, ये असम राज्य, ये देख लीजिएगा। यहाँ से ये भूटान से बना रहा है और ये बांग्लादेश से बना रहा है। तो हमारा पहला कथन सही होगा। नंबर 1 बना रहा है, बिल्कुल सही होगा, ये लीजिए। ठीक है। 2 नंबर कथन है पश्चिम बंगाल भूटान व नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिमी बंगाल जो राज्य है ये भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मित्रों ये लग रहा है यहाँ से भूटान से और ये लग रहा है यहाँ से नेपाल से। भूटान व नेपाल की सीमाओं से, तो पश्चिम बंगाल दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है यहाँ पर। तो दूसरा भी कथन हमारा क्या होगा? सही होगा दूसरा कथन। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं हम। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मित्रों यहाँ से जो सीमा है इधर की तो होती है म्यांमार की और इधर की होती है ये बांग्लादेश की। तो ये जो मिजोरम राज्य है यहाँ से बांग्लादेश और इधर से म्यांमार, दोनों देशों से सीमा बनाता है मिजोरम। तो ये भी कथन क्या होगा हमारा? सही होगा। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम। सिक्किम नेपाल और भूटान की सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। देखना चाहेंगे मित्रों ये जो नेपाल है यहाँ से ये सिक्किम लग रहा है और इधर से सिक्किम लग रहा है और उत्तर से लगता है चीन से। हमारा भारत का राज्य जो 3 देशों से क्रमशः सीमा बनाता है तो सिक्किम है, नेपाल, चाइना और भूटान, तीनों से इस प्रकार से सीमा लगी हुई है। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा। तो हम देखना चाहेंगे मित्रों हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी, क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। चारों के चारों कथन सही है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और ये आप मानचित्र इस प्रकार से सीधा का सीधा, मैंने आप बहुत बार आपसे बताया है मित्रों कि भूगोल में सिर्फ और सिर्फ मानचित्र की ही कहानी है। मानचित्र अगर सही है तो आप सीधा का सीधा मानचित्र याद है तो सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। और मैं रीट भर्ती परीक्षा के भी प्रश्न आपके सामने लेके आने वाला हूँ। पूरे के पूरे प्रश्न मानचित्र के आधार पर हम हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही लाजवाब और आसान तरीके से हम हल करेंगे जैसा कि आपने देखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है ये प्रश्न आरएस की भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा हुआ है। प्रश्न क्या है मित्रों देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? मैंने कहा था आप सही है या नहीं है इसको जरूर बोला कर ले मित्रों। यहाँ पर क्या पूछा है? सही नहीं है, ये जरूर बोला कर ले आप परीक्षा में जब बैठे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार कई बार हमसे गलत हो बैठ जाते हैं। तो आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर मित्रों यह है भारत के लिए मानक देशांतर
देशांतर रेखा है। बी ऑप्शन यहाँ पर इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। और सी ऑप्शन यहाँ पर है यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। और डी ऑप्शन है मित्रों यहाँ पर यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार से अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि हमारे जो ये 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये किस प्रकार से हमारे भारत से गुजरती है। तो आइए मेरे साथ, ये जो हमारा मित्रों इस प्रकार से वर्तमान भारत है और इस भारत के हम देखना चाहें तो क्या स्थिति है, किस प्रकार से ये वर्तमान भारत हमारा है मित्रों, और ये राजस्थान आ जाता है और ये गुजरात। इस प्रकार से हम भारत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद दिख रहा होगा नीचे, तो हम बात करें तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हम देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। तो मित्रों हम फिर से बनाते हैं इसको, आपको दिखना चाहिए पूरा का पूरा चित्र। मैं प्रयास करूंगा कि पूरा का पूरा अच्छा सा समझ में आपके आए। तो मित्रों ये जो वर्तमान में भारत है हमारा, इस प्रकार से हम देखने का प्रयास करेंगे, दिखेगा पूरा का पूरा आपको। इस प्रकार से है हमारा ये भारत, ठीक है, ये भारत है इस प्रकार से, और ये मित्रों राजस्थान आ जाता है और ये गुजरात, शायद जहां तक है दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये भारत है हमारा इस प्रकार से, ये वर्तमान भारत है, ठीक है मित्रों। ये वर्तमान भारत हमारा इस प्रकार से थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, आप भी बनेगा आपसे भी। ये देखो ये भारत है मित्रों इस प्रकार से, और ये नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये मणिपुर आ गया, ये मणिपुर के बाद में नागालैंड, नागालैंड से मणिपुर, और मणिपुर से मित्रों ये आ जाता है मिजोरम, और ये आ जाता है त्रिपुरा, और मित्रों ये आ जाता है मेघालय, और ये हमारा पश्चिम बंगाल। और इस प्रकार से ये सारा ये समझ में आप जैसा भी बन रहा है आप थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें, अच्छा सा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दक्षिणी भारत थोड़ा सा नीचे तक बनाए हैं इस प्रकार से, चलो दिख रहा है, जो भी है दिख जाएगा, देख समझने का प्रयास करें, आप देख लीजिए। हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मित्रों किसी भी देश का मानक समय जो देशांतर रेखा होगी वहां के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा सभी देशों के मानक समय देशांतर रेखाएं स्थित जो है मानी गई है, और मध्य से गुजरने वाली रेखा को मानक समय देशांतर माना गया है। हमारा हम भारत का देशांतरीय अगर विस्तार देखना चाहें तो मित्रों देशांतरीय जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और मित्रों हम बात करना चाहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा क्या है देशांतरीय विस्तार है। इन दोनों के मध्य की अगर रेखा को हम देखना चाहेंगे मित्रों तो ये रेखा इस प्रकार से जाती है, ये जो रेखा होगी इस प्रकार से ये रेखा जाती है, और ये रेखा है मित्रों कौन सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। शायद आपको अच्छा सा दिख रहा होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये हमारे भारत के मध्य जो है मध्य देशांतर रेखा है, ठीक है। इसकी हम बात करें तो 5 राज्यों से गुजरती है मित्रों। ये सबसे पहला उत्तर प्रदेश आता है मित्रों, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के बाद में मित्रों मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा आता है, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश आता है। इन 5 राज्यों से उत्तर से दक्षिण की ओर ये मानक समय रेखा है जो गुजरती है मित्रों। ये हमारे भारत की क्या है मानक समय रेखा, इसको निर्धारित किया गया है। मैंने अभी कहा आपसे कि किसी भी देश का मानक समय देशांतर जो वहां से मध्य से रेखा गुजरती है देशांतर, उसको माना जाता है, और ये हमारी मानक समय देशांतर रेखा है। और यहाँ पर मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर रेखा, और हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है यहाँ पर, यह है भारत के लिए मानक समय देशांतर रेखा है, तो बिल्कुल सही है मित्रों, भारत के लिए मानक समय रेखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो हम देखना चाहेंगे मित्रों ये जो ग्रीनिच रेखा है प्रधान यामोत्तर रेखा है, ये जो रेखा है यहाँ से मान लीजिए समय हो रहा है 12 बज रहे, कितने बज रहे हैं यहाँ पर 12 बज रहे, ठीक है। यहाँ पर जो 12 बज रहे हैं मान लीजिए मित्रों ग्रीनिच रेखा पर है, और यहाँ पर अंतर है 82.5 डिग्री का। तो हम अगर समय निकालेंगे मित्रों तो समय कितना आ जाएगा, तीन दोनों के बीच का समय 5.5 घंटे का अंतर आता है, और हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो पूर्व की ओर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर समय घटता है। तो मित्रों क्या होगा 5.5 घंटे आगे होगा, बढ़ता है, तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या होगा सही होगा। देख लीजिएगा सी ऑप्शन पर हम चलते हैं मित्रों, यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। मैंने कहा मित्रों यह रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, और 5 राज्यों से जो गुजरती है देख लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी जो है, यूपी में मित्रों पड़ता है इलाहाबाद, क्या पड़ता है? इलाहाबाद, नैनी मिर्जापुर, यहाँ से होकर मित्रों नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद से ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से। तो मित्रों यह जो है इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, ये भी क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। चलो अगले ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। यह भारत को दो समान या बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देख लीजिएगा, यह रेखा जो है भारत को लगभग दो समान भागों में विभाजित नहीं करती है, क्योंकि लगभग दो समान भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? हमारे भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग समान दो भागों में, बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो आपने देखा हमारे सामने जो नहीं, सही नहीं हम पर पूछा गया है मित्रों, तो सही नहीं कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही नहीं है, यानी गलत है, वह भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये प्रश्न मित्रों आरएस 2010 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो मित्रों इसी प्रकार जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हैं, उनको आप हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ आपको मानचित्र का जो है नॉलेज होना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, ऐसे प्रश्न आज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बने रहें मेरे साथ। सिर्फ और सिर्फ मानचित्र के आधार पर ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं मित्रों। तो मानचित्र की जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो हम इसी प्रकार से और प्रश्नों को लेके आते रहेंगे। मैंने कहा रीट भर्ती परीक्षा के जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं, उन परीक्षा के प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा लगभग एक तय हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे कि लगभग होने को जा रही है, तो आप लगे रहे अपनी तैयारी में इसी प्रकार। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।